और प्रैक्टिकल तरीके से इन्वेस्टिंग को समझाने के लिए अब वक्त आपके सवालों का है। तो मिथ्स तोड़िए और रियल आंसर्स लीजिए। और इसके लिए मैं स्टेज पर स्वागत करना चाहूँगी एक बार फिर से डॉक्टर उपेंद्र गुप्ता जी का, हमारे साथ जो अभी सेशन कर रहे थे। इसके अलावा मैं एक बार फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी कार्तिक राज जी का एक बस स्टेज पर। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ फिर से एक बार स्वागत कीजिए कार्तिक राज लक्ष्मण जी का, फंड मैनेजर यूटीआई म्यूचुअल फंड के, और आपके क्वेश्चंस को अभी एड्रेस करेंगे। तो एक बार फिर से उपेंद्र प्रसाद जी का और कार्तिक राज लक्ष्मण जी का स्वागत है स्टेज पर। एंड नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, प्लीज आस्क, गो अहेड। जी, दैट मैन इन ब्लू शर्ट, माइक आएगा आपके पास, प्लीज वेट। अपना नाम बताएं और फिर सवाल पूछें। Good morning, sir. My name is Anurag Tamane, and my question is, how do you see the investor behavior in Tier 1 versus Tier 2, 3 cities evolving, especially in adoption of SIPs? Thank you. Thanks. जैसा अभी आपने कहा Tier 1 और Tier 2, आज के संदर्भ में अगर देखते हैं तो Tier 2 में बहुत ज़्यादा लोगों के पास जागरूकता फैली है और उनका SIP का नंबर्स काफ़ी बहुत बड़ा है। और इसमें थैंक्स हमारी MP टीम की, उन्होंने म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन लेके आए। और आप लोग देख रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड सही है कि कैंपेन से उसमें कई सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं और मेजोरिटी खासकर Tier 2 और Tier 3 में बहुत लाभान्वित हुए हैं। और उसमें जो है वो बढ़ चढ़ का हिस्सा इन सब छोटे शहरों से आ रहा है, तो वहाँ पे की जागरूकता फैली है और लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। Thank you, sir. बिल्कुल, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में इनफैक्ट जो एमफी का डेटा आता है SIP रिकॉर्ड स्तरों पर हर महीने रहता है। और डीमैट खाते, आप सरप्राइज होंगे, जो लास्ट डेटा मैं प्रेजेंट कर रही थी, उत्तर प्रदेश तो काफ़ी आगे है इसमें, साथ ही बिहार जो पहले कभी पीछे था अभी आगे है, डीमैट खाता वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुल रहे हैं। तो जागरूकता तो बिल्कुल आप फैल रही है। और कोई क्वेश्चन इस रो से? जी प्लीज़, दैट लेडी, माइक आप तक आएगा। Good afternoon, sir. My name is Ishita Anand, and my question was right now when investors are retail, are they really more aware, or this following the hype cycles, or what are they getting influenced by social media? What's your opinion on that? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, काफ़ी अहम सवाल उठाए हैं इन्होंने। जो भी पहले अवस्थी जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, सोशल मीडिया पे लोग ज़्यादातर ज़्यादा अपना समय बिताते हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। जो फिनफ्लुएंसर्स हैं उन पर आपकी क्या राय है? आई थिंक काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स अच्छे काम भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत प्रेवलेंट है। आप सभी ने हाथ उठाया, आप सब सोशल मीडिया काफ़ी फॉलो करते हैं। तो काफ़ी हद तक हमेशा मिक्स्ड होता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, बट नेट फिनेंशियल अवेयरनेस बढ़ा ही है। हम वो SIP के माध्यम में भी यही देख रहे हैं कि वो बढ़ते गया है, लास्ट कुछ सालों में बढ़ते गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि नॉर्मली पहले मार्केट्स अगर बेंचमार्क रिटर्न से एक साल में नेगेटिव हो जाते हैं तो काफ़ी फ्लोस आउटफ्लो होना स्टार्ट हो जाता था। आजकल SIP का हमने लास्ट 1 ईयर में मार्केट ज़्यादा फ्लैटिश रहा है, उस मार्केट में भी हमने देखा SIP का दौर जो है वो कंटिन्यू हुआ है और बढ़ते गया है। तो उस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी और अवेयर हुए हैं और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जैसे CNBC जैसे चैनल्स और कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव की वजह से ये बेटर हो रहा है। इन्फ्लुएंस पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या
Sir, please. गुड आफ्टरनून सर, आयुष मिश्रा दिस साइड. सर वी नो दैट SIP सही है, बट कौन सी SIP सही है? No, so SIPs, I mean, there are various mutual fund schemes, equity, hybrid, fixed income, सभी कुछ है. एक सिंगल आंसर सभी के लिए अप्लाई नहीं होता है. सो उपेंद्र जी ने अभी बताया आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए. और भी कई सारे फैक्टर होते हैं. आपका कौन से स्टेज में है लाइफ के, आपका क्या गोल्स है, आप आपके एजुकेशन के लिए सेव करना चाहते हैं, आपके रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव करना चाहते हैं. तो अलग अलग नीड के हिसाब से आपको अलग एसेट क्लास का एक्सपोजर लेना चाहिए. एसेट क्लास जैसे इक्विटी हुआ, फिक्स्ड इनकम हुआ, गोल्ड हुआ, ये मेजर एसेट क्लासेस है. तो उस हिसाब से आपको एसेट क्लास चुनना है आपके फिनेंशियल गोल्स के हिसाब से और आपका करंट लेवल ऑफ वेल्थ, करंट लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से. सो सभी के लिए एक सिंगल आंसर अप्लाई नहीं होता. तो उस हिसाब से ये नहीं कह सकते कि आपके लिए ये एक SIP सही होगा. इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आपके लिए एक अलग आंसर होगा, आपके नेबर के लिए कोई और अलग आंसर होगा. आपको पहले आपका रिस्क एपेटाइट जानना है, आपका टाइम हॉराइजन जानना है. आप अगले 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं कि अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं. आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कम रिस्क लेने वालों में से हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वालों में से हैं. आपका वेल्थ जर्नी क्या है, आपका स्टार्टिंग वेल्थ क्या है, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी काफ़ी धनराशि रखे हुए हैं जिसको ग्रो करना चाहते हैं. तो उस हिसाब से एक सिंगल आंसर नहीं होगा. तो एक सिंगल आंसर यही SIP सही है ऐसा जवाब आपको नहीं मिलेगा. आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको उत्तर मिलेगा कि यही सही मेरे लिए सही है. उपेंद्र जी, या प्लीज गो अहेड. करता हूँ. सारा आपके जैसे सर ने बताया कि इस हिसाब से आप चयन करते हैं, लेकिन ये तय है कि जितना आप लंबा समय देंगे पैसा, जैसा मैंने आपके संग डिस्कस किया, वो पैसा बनता है. So if we build money from money, would eventually result in building of wealth. So if I would with the concept of arbitraging, so in terms of interval funds, is it possible to do arbitraging, or do fund managers actually focus on the, means it's a combination of open and closed-ended funds, the interval funds. So the price discrimination is possible in terms of interval funds, if you may highlight this point. No, sorry, I didn't get your question very clearly. Arbitrage, exactly, it's related to arbitrage opportunities, or? Yes, sir. So better we have a arbitrage fund in the industry. If you are going for the arbitrage fund, select it. Just the job of fund manager. It's not the arbitrage fund majorly. I am asking about the interval funds, which deal with the features of open-ended as well as closed-ended funds. So the time interval between the open-ended and closed-ended funds would eventually vary. The price levels, the NAVs, which mutual funds publish on the AMFI website each evening. So is this possibility of arbitraging in this particular scenario? No, I don't think there is an arbitrage opportunity here. I mean, a closed-ended fund, you have to give that time commitment for sure. It is locked in for that time period, and you can't take out that money. While in an open-ended scheme, you can always withdraw much earlier. There's no arbitrage in that. I mean, the idea is eventually you have to invest it for longer term, especially if you are investing in equities, you have to invest for longer term. अब 5 साल 10 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा. There is no arbitraging between a closed-ended and open-ended fund as such. And anyways, I mean, we are talking about wealth creation. All this arbitrage will be a very minor factor in the overall scheme of things. Thank you, Ayush. Thank you, Thank sir. you. Next questions, please. Yeah, that's it in court. Yeah, please go ahead. Good afternoon, sir. Sir, for wealth creation, I want to ask that realistic annual return, what expectation we should have? And if we are facing low returns, how should we manage our disappointments? No returns. Low, low. Low.
No, I think it's a very pertinent question and उपेंद्र जी ने जो लास्ट 40-50 साल के BSE सेंसेक्स का भी चार्ट दिखाया, एक चीज उसमें और अगर आप गौर से देखेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट इवन 50 से 60% बेंचमार्क्स गिरे हैं 2008 में, अभी 2020 में कोविड के समय भी लगभग 35-40% बेंचमार्क्स गिरे हैं। तो लो रिटर्न नहीं, नेगेटिव रिटर्न्स भी होते हैं, वो रिस्क के वजह से आपको इक्विटी में रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। और दूसरा अनसर्टनिटी, आई मीन देयर इज नो फिक्स्ड रिटर्न। आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता है हर महीने या हर साल आपका इनकम कितना होगा या इंटरेस्ट कितना होगा। इक्विटी में आपका कोई गारंटी नहीं है कि आपको अगले 6 महीने में, 1 साल में या 2 साल में इतना रिटर्न मिलना है। आपको सिर्फ लास्ट 10 साल, 20 साल, 30 साल से एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतना रिटर्न्स नॉर्मली बन के आता है, बट वहीं पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट हॉराइजन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इक्विटी अनसर्टन है, वोलेटाइल है। तो हो सकता है आप गलत टाइम पे पीक में अगर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो आपको एक 5 साल 10 साल का व्यू लेते वक्त वो इवन पीक से भी आपका पैसा बनने का चांसेस बढ़ता है। तो उस हिसाब से टाइम हॉराइजन इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट and no rate of return you can decide. What really matters is the real rate of return. जैसे उपेंद्र जी ने इन्फ्लेशन का भी बात किया, आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है उसमें इन्फ्लेशन हटा के जो बचता है वो रियल रिटर्न है। दैट इज व्हाट विल गिव यू परचेसिंग पावर एंड दैट इज व्हाट इज फार मोर पर्टिनेंट। यही 10-15 साल पहले अगर हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन देखते हैं तो तभी 8-10% हुआ करता था, तो आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आपको वो इन्फ्लेशन बीट करना है। आज के समय में देखेंगे तो 4-5% से ज्यादा इन्फ्लेशन है नहीं, तो उस हिसाब से आपको कम नॉमिनल रिटर्न में भी रियल रिटर्न्स बेटर हो सकते हैं। सो अगेन देयर इज नो सिंगल नंबर। आपको फर्स्ट आइडिया इज टू मेक रियल रिटर्न्स, दैट इज बीट इन्फ्लेशन, एंड सेकेंड टू अवॉइड द वॉलेटिलिटी यू विल हैव टू हैव अ लॉन्गर टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। या Hello, sir. Sir, as sir has explained, just with an example that the person has done savings from the first salary, I just want to ask that it is a never-ending thing. So, how long we have to save? Like, it's a never-ending thing. We keep on saving. We just give our money to our children. So, why we are saving? Like, is it for just for the emergency, or we save to enjoy, I guess. So I don't think if we find peace in saving, so saving should we have a goal, na? Stop. So where to stop, sir? बिल्कुल, मैंने वही बोला, आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स क्लियर करने होंगे। आपके लिए शायद लाइफ में आपका लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन अलग होगा, किसी और का एक्सपेक्टेशन अलग होगा। अगर आपके एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी मीट हो जाते हैं, हो सकता है आप 40 में रिटायर हो सकते हैं, किसी को थोड़ा ज्यादा जरूरत है वो 50 में रिटायर हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे सिंगल आंसर नहीं है, आपने एकदम सही बात कहा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या है, आपको क्या लाइफस्टाइल जीना है, क्या चीज के लिए खर्चा करना है, उस हिसाब से आपको बैकवर्ड कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करना है। और हो सकता है कि आप समय से पहले ही अपना रिटर्न्स अचीव कर लें, आप समय से पहले ही फिर रिटायर हो सकते हैं। तो इट इज नॉट अ सिंगल आंसर, इट्स नॉट लाइक वी आर सेइंग यू हैव टू कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना बेटर होगा। उपेंद्र जी, हाँ, इसमें देखिए, जो मैंने बात कही आपके सामने वो गोल से संबंधित है। आप जैसे यंग हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? जॉब लेना, उसके बाद एक कार लेना, उसके बाद घर लेना। ये हर एक गोल से आप अपने आप को लिंक कीजिए। अगर पहली प्रायोरिटी आपको लगना है कि हमें कार लेना है तो आप सेविंग उस हिसाब से कीजिए ताकि आप कार ले पाए, आपकी गोल पहली गोल फुलफिल हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें आगे बढ़ के मुझे घर लेना है तो घर के लिए SIP कीजिए, उस गोल पूरा हो जाता है वहाँ से निकल जाइए। तो हर एक गोल है और गोल जैसे ही पूरा हो जाता है आप वहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। दैट इज आंसर। So, sir, as you have explained with your slides that people have different income after investing different times. So we can't say that the person who have earned more is the winner because they have the person who have earned less might achieved his goal. Yeah, it depends on your goal ना, that what he is saying। और एक और चीज, आपका नाम? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र, अगर ये पूछना, पहले तो इनका बड़ा सवाल था कि सेव ही क्यों करना है। अगर सेव कर लिया तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी सोच सकते हैं। वो क्या है, वो थोड़ा बता दिए हमारे दर्शक को। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वैसे ही उसका विपरीत रूप है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सपोज कीजिए आपने SIP किया, आपकी अमाउंट 50 लाख 1 करोड़ हो गया।
जो भी अमाउंट बन गया उसको एक तयनुमा आपकी जो जरूरत है, लग रहा है कि आपके खर्चे जो है महीने के 10,000 है, तो 50 लाख का जो कॉर्पस बन गया है वहां से आप हर महीने विड्रॉल ले लीजिए और विड्रॉल से आपकी जो खर्चे हैं वो मेंटेन हो जाए। थैंक यू रुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। या पर्सन इन ब्लू शर्ट। हेलो सर, मेरा नाम वेदांत है और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो आप म्यूचुअल फंड या फिर अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कैसे करते हैं? सो बेसिकली ऑल टाइम हाई जो है वो एक मिसनोवर, आई मीन अगर हम इंडिया जैसी कंट्री है जो ग्रोथ है, हर साल हमारी ग्रोथ है 6-7% रियल जीडीपी ग्रोथ, 10-11% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जब हो रही है, आपका कंपनीज जो इस कंट्री में हैं जो लिस्टेड हैं उनके टॉप लाइन बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, तो उनका वैल्यूएशन, उनका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा और उस हिसाब से इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। तो ऑल टाइम हाई होने के वजह से ही आप इन्वेस्ट करना नहीं बंद कर सकते। आपको ये देखना है कि वो प्रॉफिट्स, उसके सामने कितने प्रॉफिट्स हैं, तो दैट्स वेयर द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो और प्राइस टू कैश फ्लो रेशियोज कम टू द एनालिसिस, because just all time high itself is not a kind of a deterrent for you to invest. आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, अगर आपको लगता है कि आगे भी ग्रोथ रहेगा, इकोनॉमी में ग्रोथ रहेगा, प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे, तो इवन ऑल टाइम हाई से आप पैसा बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा 2008 के अब पीक में भी आपने गलती से इन्वेस्ट कर लिया, अगले 10 साल में आपका पैसे बने हैं, हो सकता है अगले 1 साल में नहीं बने, 2 साल में नहीं बने, पर इवेंचुअली जैसे जैसे कंपनीज ग्रो हो रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट्स ग्रो हो रहा है, मार्केट्स विल कैच अप with a lead or a lag and eventually you will make returns. So all time high होने के वजह से you cannot decide कि invest नहीं करना चाहिए. What you need to see is कि whether the valuation is right. कि मतलब आप जो पैसा दे रहे हैं उसके सामने मुनाफा कितना बन रहा है. The price to earnings और price to cash flow is far more important. कार्तिक, जब मार्केट बहुत खराब भी होता है तब लोग डर जाते हैं क्योंकि रिटर्न्स नेगेटिव में दिख रहा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे, जनता ने पूछा नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि जब रिटर्न्स नेगेटिव दिख रहा है, मार्केट खराब है, तो कई लोग एग्जिट लेते हैं। उस वक्त क्या हिदायत, क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने एकदम एक अहम सवाल उठाया है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, आई मीन दिस इज ग्लोबली सीन फॉर सेंचुरीज प्रॉब्ली, कि वो ग्रीड और फियर में चलती है। तो जब मार्केट्स ऊपर जाता है या कोई एसेट क्लास ऊपर जाता है तो सबको लगता है कि और ऊपर जा सकता है और रिटर्न्स बन सकते हैं, तो उसको और ज्यादा चेस करते हैं। और वहीं पे अगर मार्केट्स डाउन होते हैं, जैसे कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं, डाउन होते हैं तो उन्हें लगता है कि और बहुत नीचे जाएगा, उस हिसाब से गलत पॉइंट पे वो एग्जिट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से भले ही मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बने हों, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के शायद उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं बनते, क्योंकि उनके बिहेवियर ग्रीड और फियर से डोमिनेटेड होता है। गलत टाइम पे वो एंट्री ले लेते हैं, गलत टाइम पे एग्जिट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से उनका रिटर्न एक्सपीरियंस इज फार पुअरर देन व्हाट द मार्केट्स हैव गिवन। सो दैट्स वेयर आपको अपना बिहेवियरल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। आपको ये बैंड वैगन इफेक्ट या ये ग्रीड एंड फियर को अवॉइड करके एक सिस्टमैटिक तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे तो इससे बेटर रहेंगे। इनफैक्ट अगर मार्केट्स नीचे जाते हैं तो आइडियल टाइम है आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास उतना कैपेसिटी है, उतना लॉन्ग टर्म हॉराइजन है, तो आपको ज्यादा करना चाहिए, बट मेजोरिटी लोग उल्टा करते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, दैट गर्ल प्लीज। Good afternoon, sir. So my question, I'm Rini Rastogi. My question is that how should a new investor balance between equity and debt funds when the rates are expected to fluctuate? Again, businesses go through cycles, countries go through cycles, companies, sectors, all of them go through cycles. Markets are eventually made of all of these factors. They go through cycles. तो आपके रेट्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, इक्विटी मार्केट्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। सो दिस वॉलेटिलिटी इज बाउंड टू बी देयर, यू हैव टू लिव विद दैट वॉलेटिलिटी एंड दैट अनसर्टेनिटी। वो रिस्क के वजह से ही आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं। नहीं तो जैसे हमने बात किया फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड, इसमें आपको एकदम पहले से पता है कि आपको रिटर्न्स क्या है, बट आपको अगर वो एक्स्ट्रा रिटर्न्स चाहिए तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में एक चीज जो हमें ध्यान रखना वो ये है कि आपको एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना है।
सारा का सारा पैसा आप एक एसेट क्लास में, सारा के सारा आप इक्विटी में भी नहीं डाल सकते, सारा या फिक्स्ड इनकम में नहीं डाल सकते, या गोल्ड या कोई भी एसेट क्लास में आप सारा पैसा नहीं डाल सकते. एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम you need to have some asset allocation. That asset allocation again, जैसे हमने बात किया, would depend on when you're starting, what is your financial goal, how long is your investment horizon, what is your risk appetite. So all of these factors put together is how you can decide कि आपको कितना equity में रखना है, कितना fixed income में रखना है. सिंपल आंसर इज कि अगर आपको रियल रिटर्न्स फिक्स्ड इनकम में ज्यादा बन रहे हैं तो यू कैन हैव अ हायर एलोकेशन देयर. इक्विटी में जैसे वैल्यूएशन सस्ते हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी नीचे हैं, तो दैट इज अ गुड पॉइंट टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज. सो दैट्स हाउ यू शुड काइंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज एलोकेशन इन वन एसेट क्लास ओवर द अदर. But overall construct में at any point in time you need to have exposure to all asset classes at varying degrees depending on how attractive or unattractive they are and what is your overall risk appetite and financial goals. So आपको सभी में exposure रखना होगा and you will have to monitor it on a regular basis. बेसिकली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया कार्तिक आपका. Thank you. थैंक यू मैम. थैंक यू. चलिए